नारायणदास राजकीय कला महाविद्यालय के एमए उत्तरार्ध के सभी छात्र और छात्राओं का आज की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि हम नाटक के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। हमने पिछली कक्षाओं में नाटकों के इतिहास के बारे में, उसकी परंपराओं के बारे में, उसकी प्रवृत्तियों के बारे में और जो मुख्य नाटककार हैं उनके विषय में सब कुछ जाना। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ राजा हरिश्चंद्र पर लिखा हुआ सत्य हरिश्चंद्र नाटक जो भारतेंदु जी ने लिखा है। और भारतेंदु जी के विषय में जैसा कि आपको पता है कि भारतेंदु जी हिंदी साहित्य के जो आधुनिक युग है उसके प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने युगांतर के लिए उन्हें बहुत बड़ा श्रेय दिया जाता है और जो अब तक चली आ रही परंपराओं से बिल्कुल अलग नई प्रवृत्तियों के साथ में हिंदी साहित्य का आधुनिक काल हमारे समक्ष आता है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले तो हम बात करें राजा जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं उनके बारे में। उन्होंने अपने वंश का परिचय देते हुए एक पद लिखा है और उसके माध्यम से जो है पार्वती की कोक 300 प्रकट अमंद गोकुल चंद्र गज भयो भक्त दास हरिचंद। तो उन्होंने स्वयं के बारे में परिचय देते हुए कहा है कि भाद्रपद शुक्ला सप्तमी की संवत 1907 को बनारस में उनका जन्म हुआ और आपके पिता का नाम जो है वो गोपाल चंद्र था और अपनी कविता में अपना नाम जो गिरधरदास रखते थे। भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध सेठ अमीचंद जी इनके जो है पूर्वजों के रूप में जाने जाते हैं। बहरहाल 5 वर्ष की अवस्था में इनकी माता का देहांत हो जाता है और लगभग 10 वर्ष की अवस्था में इनके पिता भी स्वर्ग सिधार जाते हैं। बाद में जब भारतेंदु जी ने पूरी जिंदगी जो संघर्ष किया और अपने जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया तो उनकी पत्नी और उनके 2 पुत्र और एक कन्या के रूप में उनका परिवार चलता है, लेकिन पुत्र भी बाद में बाल्यकाल में ही गोलोकवासी हो गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि पारिवारिक संघर्षों का सामना उन्होंने बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन जो उनका विद्याध्ययन था वो जो है देख सकते हैं कि बहुत प्रखरता के साथ में बालपन से ही उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था। और कहते हैं कि 7 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने एक दोहा लिखा था, लय ब्योड़ा ठाड़े भये श्री अनिरुद्ध सुजान बानासुर की सैन को हनन लगे भगवान। तो इस पद को सुनकर के इनके पिता और जो भी विद्वान लोग इन लोगों के परिवार के संपर्क में थे उन सब ने इनकी बहुत प्रशंसा की और ये माना कि कुल का नाम उजागर करेंगे। और सचमुच उन्होंने अपनी कृतियों के माध्यम से हिंदी साहित्य के इतिहास को एक नई दिशा तो दी ही, साथ ही साथ अपने कुल का नाम भी अमर बना दिया। तो मैं बहुत विस्तार से उसके विषय में नहीं, उनके जो बालपन के विषय में नहीं जा रही हूँ। हम बात करते हैं इनकी देश सेवा और स्वदेश प्रेम की। तो भारतेंदु जी की तमाम रचनाओं में आप देख सकते हैं कि जो इनका स्वदेश प्रेम है वो प्रखरता से उभर करके सामने आता है। उनकी प्रवृत्ति, उनके नस नस में जो देश प्रेम भरा हुआ था, इस वजह से उन्होंने भारत की दीन दशा पर कई नाटकों की रचनाएं की, कई कविताएं लिखी और बहुत बड़ा आंदोलन भी चलाया। और सच कहें तो साहित्य में राष्ट्र प्रेम और स्वदेश प्रेम की जो अबाध धारा है वो इनके साहित्य से प्रारंभ होती है। हालांकि उससे पहले भी रहे, मैं ये नहीं कहना चाह रही कि इन्होंने ही प्रारंभ किया, लेकिन बहुत प्रखरता के साथ में इनकी रचनाओं में आप देख सकते हैं। और इनकी जो कवि वचन सुधा पत्रिका है उसके माध्यम से भी उन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा की, देश की सेवा की और शायद इसीलिए बाद में इनको देशद्रोही भी करार कर दिया गया। और लेकिन इन्होंने अपने ध्येय को नहीं छोड़ा और अपनी स्वाभिमान और देश रक्षा की जो भावना थी वो उनकी तमाम जिंदगी चलती रही। और इसीलिए कहा गया कि चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पैदृ श्री हरिचंद को टरे न सत्य विचार। इन्होंने अपनी मान्यताओं को, अपने विचारों को जिंदगी भर नहीं छोड़ा है। बात करते हैं इनकी साहित्यिकता की। इनकी साहित्यिकता जो, जैसे भारतेंदु जी के जो गुरु थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो थे, उन्होंने हिंदी के जो प्रबल समर्थक भी वो रहे हैं, लेकिन बाद में वो सरकारी दबाव के कारण उनकी हिंदी में उर्दू के समर्थन का जो प्रखरता है वो आप देख सकते हैं। लेकिन भारतेंदु जी के बाद में उनसे कालांतर में जो है वो उनसे विलग हो गए। कारण क्या है कि वो उनका कारण ये मानना ये था कि
हिंदी को जो है अगर हम बहुत ज़्यादा उर्दू के दबाव से दबा देंगे तो इसकी मूल प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी। और इसीलिए इन्होंने भारतेंदु जी को जो जनता ने उनकी उनकी उस योगदान की वजह से उन्हें भारतेंदु की उपाधि से विभूषित किया। और सही कहा जाता है कि इनकी सभी रचनाओं में, चाहे उपन्यास हो, लेख हो, कविता हो, नाटक हो, इन तमाम रचनाओं में आप देख सकते हैं इनकी हिंदी भी तत्सम शब्दावली के साथ में। हालांकि ऐसा नहीं कि उर्दू शब्दों से इन्हें परहेज था, लेकिन बावजूद उसके इन्होंने हिंदी की एक अपनी अलग प्रवृत्ति विकसित की। और जो हिंदी हम आज जानते, समझते और पढ़ते हैं वो इन्हीं की देन मानी जाती है। तो आगे हम बात करते हैं कि सामाजिक विरोध का इन्होंने काफ़ी सामना किया और अपनी कृतियों के माध्यम से इन्होंने समाज सुधार के भी प्रयास किए हैं। इनकी जो शैली है वो कह सकते हैं कि स्वाभाविकता से भरपूर है। भाषा को तोड़ मरोड़ कर अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा ये नहीं करते हैं। हालांकि इनकी शैली को बिल्कुल सरल, सहज और सीधी सादी माना जाता है, लेकिन जहाँ कहीं गंभीर भावों की अभिव्यंजना है वहाँ उनकी शैली कहीं थोड़ी सी कड़क हो जाती है। साथ ही बनारसी शब्दों का प्रयोग है, बनावट नहीं है शैली में, इसलिए इसकी सहजता जो है बहुत आकर्षित करती है। फिर भी भारतेंदु जी की प्रतिभा को अगर हम उसका सर्वतोमुखी मूल्यांकन करते हैं तो हम ये जान सकते हैं कि वो चहुं ओर उन्होंने हर तरह से उनकी कृतियाँ हो या उनकी लेखनी हो या उनकी पत्रकारिता हो या समाज सुधार हो या उनकी और चीज़ों का हम जब मूल्यांकन करते हैं तो उन्हें सर्वतोमुखी उन्हें माना जा सकता है और हर क्षेत्र में उनका नाम जो है वो सर्वश्रेष्ठ रहा है। दूसरी बात, हिंदी गद्य को और खड़ी बोली में काव्य को उन्होंने जो है वो प्रवृत्ति उन्होंने स्वयं से विकसित की और इसीलिए उन्हें हिंदी गद्य का जन्मदाता भी माना जाता है। अब हम बात करते हैं उनके नाटककार स्वरूप की। इनके पिताजी का लिखा हुआ नहुष नाटक और उससे पहले राजा लक्ष्मण सिंह जी के जो नाटक हैं वो नाटकों की परंपरा में शुरुआती दौर में लिखे गए नाटक मान सकते हैं। लेकिन जिस व्यवस्थित ढंग से इन्होंने नाटक लिखे हैं तो उनके नाटकों की परंपरा जो है वो नाटक की परंपरा के क्षेत्र में भी कहना चाहिए कि सुनहरे अक्षरों में दर्ज की जा सकती है। इन्होंने 18 नाटक लिखे जिनमें से भारत दुर्दशा और नील देवी जो है वो राजनीतिक नाटक है। मुद्रा राक्षस कूटनीतिपूर्ण बड़ा सफल अनुवाद है जो मूल से बढ़कर आनंद प्रदान करता है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती में हास्य रस का समावेश है जो शराबी और मांसाहारियों की खिल्ली उड़ाता है। और अंधेर नगरी में हास्य रस की प्रधानता है। शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसका अनुवाद उन्होंने दुर्लभ बंधु के नाम से किया है, जिसमें भी हमें भारतीयकरण के दर्शन होते हैं। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो इनके जो नाटक हैं उन सभी नाटकों में सत्य हरिश्चंद्र नाटक जो है सर्वोत्तम माना जा सकता है और वो आपके कोर्स में, आपके पाठ्यक्रम में है और आपको उसे हमें अच्छे से उसे पढ़ना है, समझना है। तो मुझे विश्वास है कि ये जो नाटक है वो पढ़ करके हमारे जीवन में भी कुछ परिवर्तन आएंगे और वो जो नाटक है सफलतापूर्वक मंच पर भी उसका मंचन हुआ है। तो मैं आज थोड़ा सा यही पृष्ठभूमि आप तक लेकर के आई हूँ। अब हम अगली कक्षा में बात करेंगे सत्य हरिश्चंद्र नाटक की विस्तार से। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।